अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया नियोनेटोलॉजी का। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड केस बताया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि फुल टर्म बच्ची है, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ही बॉर्न हुई है, उसका वज़न लेकिन 1800 ग्राम है। ठीक है, तो लो बर्थ वेट है। 1000 से कम हो तो वेरी लो बर्थ वेट, 1500 से अगर कम हो तो लो बर्थ वेट है। 1000 से कम हो तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, और 1500 से कम हो तो वेरी लो, और 2500 से अगर कम हो तो हम उसको लो कहते हैं। तो बच्ची लो बर्थ वेट है, IUGR में है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, वो सही से फीड नहीं ले रही, बच्ची पेल है, वज़न कम है, IUGR की है, फीड नहीं ले रही सही से, पेल है, लिथार्जिक है। उसका ब्लड ग्लूकोज जो है वो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, यानी लो ब्लड ग्लूकोज है। ठीक है, और फिर उसको सीजर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा सा हाइपोग्लाइसीमिया से ही रिलेटेड केस है, इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, वैसे ना हाइपोग्लाइसीमिया के लिए कोई एक सिंगल या यूनिवर्सल जो है वो कंडीशन यूनिवर्सली एग्रीड थ्रेशोल्ड नहीं होता हाइपोग्लाइसीमिया बच्चों में। इसका एज के हिसाब से वेरी करता है। जनरली अगर ब्लड ग्लूकोज 45 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हो तो हम कहते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है इन्फेंट्स में। ठीक है, लेकिन अगर बड़े बच्चों में हम कहते हैं 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो हम उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, और क्लिनिकल साइन और सिम्टम गाइड करते हैं ट्रीटमेंट को। तो डेफिनेशन में देखें, हाइपोग्लाइसीमिया इज़ डिफाइंड एज अ ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन अ टर्म, या 30 मिलीग्राम से लेस हो इन अ प्री टर्म इन्फेंट। तो इसने भी देखें एज के लिहाज से बता दिया कि अगर बच्चा प्री टर्म है तो 30 से अगर कम है उसकी ग्लूकोज, इस तरह यहाँ देखा हमने, लेकिन वो बच्ची थी टर्म तो उसकी 30 थी। तो अगर 30 से अगर कम है और बच्चा प्री टर्म है तो हम कहेंगे इट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन अगर वो 40 से कम है तो टर्म बच्ची में देखें 40 से कम है ना, 40 से अगर कम होगा टर्म बच्ची में तो या बच्चे में, तो उसको हम कहेंगे कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है। लेस देन 40 इन टर्म, लेस देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन प्री टर्म, इट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया जो सिर्फ लेस देन 7 डेज पीरियड तक लास्ट करे तो वो ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया है। और परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट थोड़े टाइम तक है ना, तो लेस देन 7 डेज तक। अगर मोर देन 7 डेज तक बाद भी परसिस्ट कर रहा है तो उसको परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। उसमें बच्चे को कोई एंडोक्राइन इशू है या इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है जिसने उसकी ग्लूकोज को कम करके रखा हुआ है, मोर देन 7 डेज हो गए, परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया करवा रहा है। ठीक है, अब इटियोलॉजी पे आ जाए, क्यों जो है हाइपोग्लाइसीमिया होता है? या तो ग्लूकोज के स्टोर्स या उसकी प्रोडक्शन कम हुई है, या तो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, या फिर हाइपर इंसुलिनिज्म हो रहा है। हाइपर इंसुलिनिज्म यानी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजूहात में वैसे हम ऐसा भी कहते हैं कि नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है न्यूबॉर्न्स में, जो मोस्ट कॉमन टाइप है, और ट्रांजिएंट होता है, टेम्पररी होता है। उसमें मेनली नियोनेट्स में एक्चुअली पुअर फीडिंग की वजह से बच्चा दूध वगैरह सही नहीं ले रहा, हाइपो में चला जाएगा। प्री मेच्योर होता है, प्री मेच्योर्स का ग्लाइकोजन रिजर्व कम होता है ना, लिवर भी मेच्योर होता है, ग्लाइकोजन नहीं है इस वजह से। और इसके अलावा माँ को डायबिटीज़ है, पैनक्रियास ने ज़्यादा इंसुलिन बनाया, बच्चे में इंसुलिन गया, बच्चे का ग्लूकोज जो है ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, पेरीनेटल स्ट्रेस, बर्थ एस्फिक्सिया, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, सेप्सिस वगैरह, तो बच्चा मेटाबॉलिक नीड ज़्यादा है। एंड लास्टली स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, बच्चे की ग्लूकोज रेगुलेशन में इशू होता है तो उस वजह से। तो ये हो गया नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा होता है ओल्डर इन्फेंट्स में या चिल्ड्रंस में, तो उसमें डिफरेंट वजूहत है। उसमें या तो फास्टिंग होगी, बच्चे ने मील वगैरह मिस कर दिया है काफ़ी टाइम से, ग्लाइकोजन रिजर्व कम है, या उस बच्चे को हाइपर इंसुलिनिज्म है, पैनक्रियास ने ज़्यादा इंसुलिन बनाया है, या हार्मोन की डेफिशिएंसी है जैसे कॉर्टिसोल वगैरह की, तो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट नहीं हो रहा, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बच्चे को। ठीक है, या मेडिकेशन ऐसी ले रहा है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, डायबिटीज़ है बच्चे को उस वजह से, या वो कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है जो यंग बच्चों को 1 से 5 साल वालों को होती है। मोस्ट कॉमनली कीटोन ज़्यादा बनते हैं फास्टिंग वाले पीरियड में, जिस तरह ओवरनाइट, क्योंकि ग्लाइकोजन के रिजर्व्स कम होते हैं। ठीक है, तो वो भी इस क्लासिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे हम मेनली इसको देखेंगे कि या तो ग्लूकोज के स्टोर्स या प्रोडक्शन कम है, जैसे प्री मेच्योरिटी है, पोस्ट मेच्योरिटी, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, IUGR, इनएडिक्वेट फीड ले रहा है या कैलोरिक इनटेक, तो ये वही हो गए ग्लूकोज के स्टोर या ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम है। दूसरा यूटिलाइज ज़्यादा हो रहा है, हाइपर इंसुलिनिज्म, तो उसमें अगर माँ को डायबिटीज़ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बैक विथ विटामिन सिंड्रोम, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। पहले 3 तो बार बार इस चैप्टर में रिपीट हो रहे हैं, हाइपर इंसुलिनिज्म से रिलेटेड है। मदर को डायबिटीज़ हो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बैक विथ विटामिन सिंड्रोम, तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए।
ठीक है। और लास्टली ऑब्वियसली इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, उसको कहते हैं निसीरियोब्लास्टोसिस, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया करवा रहा है। ठीक हो गया, ये होगी इटियोलॉजी। अब जनरल कंसिड्रेशन कुछ देखते हैं कि ग्लूकोज क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फीटल ग्लूकोज लेवल अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द मैटरनल लेवल्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर एक्सोजिनस सोर्स ऑफ ग्लूकोज स्टॉप, यानी पहले अगर बच्चा माँ के पेट में प्लेसेंटा के ज़रिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, माँ की ग्लूकोज बच्चे के बॉडी में जा रहा है, तो फीटल ग्लूकोज लेवल माँ की निस्बत 2/3 होता है। जब एक्सोजिनस सोर्स ग्लूकोज की स्टॉप हो गई, अम्बिलाइकल कॉर्ड कट कर दिया, बच्चा डिलीवर हो गया है, तो अब जो है न्यूबॉर्न की जो ग्लूकोज होगी उसके लेवल रैपिडली गिर जाएंगे। तो न्यूबॉर्न के ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाएगा टू अ लो पॉइंट इन द फर्स्ट 1 to 2 आवर ऑफ लाइफ, ठीक है। पहले जो फर्स्ट 1 to 2 आवर्स होंगे उसमें बहुत ही लो लेवल हो जाएंगे, क्योंकि अम्बिलाइकल कॉर्ड कट कर दिया और ऑक्सीजन के ग्लूकोज के लेवल कट हो गए, ठीक है। अब लेवल फिर जो है ऐसा ऐसा बढ़ेंगे और स्टेबलाइज हो जाएंगे एट द मीन लेवल, कितने 65 to 71 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तकरीबन मीन तक आ जाएगा जब बच्चा 3 से 4 घंटों का हो जाएगा, ठीक है। पहले 1-2 में रैपिडली लो पॉइंट पे आ गया था, फिर 3-4 घंटों पे मीन तक आ जाएगा। अब नॉर्मल अर्ली फीडिंग, अगर एक फ़ायदा है कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली फीडिंग करवाई जाएगी। नॉर्मल ग्लूकोज रिक्वायरमेंट कितनी है, हर मिनट पे 6 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पर मिनट बच्चे की नॉर्मल ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 6 मिलीग्राम। अब इसमें इन्होंने कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताई हैं। जब बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में हो तो सिम्टोमेटिक बेबीज़ में हमें जिटरीनेस या ट्रेमर्स मिलेंगे बच्चे में, ठीक है। ये सारे हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है, जिटरीनेस या ट्रेमर्स। इसके अलावा एपैथी, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, एपिसोड्स होंगे साइनोसिस के, कन्वर्जन्स होंगे बच्चे को, ठीक है। इंटरमिटेंट एपनिक स्पेल्स होंगे या तो टैकीकार्डिया होगा, ठीक। वीक या हाई पिच्ड क्राई होगी, लिम्पीनेस, लिथार्जी। हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चे को डिफ़िकल्टी इन फीडिंग भी होती है। अप रोलिंग ऑफ आइज़ यहाँ भी हमें मिलेगी। दूसरा हमने कर्निक टेरेस में देखा था, वहाँ पे भी अप रोलिंग ऑफ आइज़ थी और टंग बाहर स्टिक थी, प्रोट्रूड कर रही थी। यहाँ भी हाइपोग्लाइसीमिया में अप रोलिंग ऑफ आइज़, पसीने आएंगे बच्चे को, सडन पेलार होगा, हाइपोथर्मिया में जा सकता है, ठीक है, टेम्परेचर लो हो जाएगा, ड्रॉप करेगा। एंड लास्टली कार्डियक अरेस्ट एंड फेलियर। तो जैसा कि ये सारे सिम्टम नॉन स्पेसिफिक हैं और ये नियोनेटल, बहुत सी नियोनेटल डिजीज़ में हमें इस तरह के मिलते हैं, तो अगर ये सिम्टम्स बच्चे को ग्लूकोज इन्फ्यूजन देने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं तो इसका मतलब है बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया ही था। जो हमने ग्लूकोज दिया, शुगर लेवल नॉर्मलाइज हुआ और बच्चे की हाइपोग्लाइसीमिया सही हो गई, तो हम ये इसकी तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, स्वेटिंग, हेड एक, डिजीनेस, हंगर, बिहेवियर चेंज में इरिटेबल, कन्फ्यूजन, स्लर्ड स्पीच, सीजर्स, ये सारी चीज़ें। हाइपोथर्मिया, एपनिया, एपनिया में मतलब ब्रीदिंग में पॉज आएगा, टैकिपनिया फास्ट ब्रीदिंग होगी, जिटरीनेस, ट्रेमर, इरिटेबिलिटी या लिथार्जी, पुअर फीडिंग। अब आए इन्वेस्टिगेशंस पे। हाइपोग्लाइसीमिया को डायग्नोज करना जो है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ही मेजर करते हैं, ठीक है, लैब टेस्ट करवाएंगे। फर्दर हम ब्लड और यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं हार्मोन्स के लिए, इंसुलिन, कीटोन्स के लिए, ठीक है, ताकि कॉज का पता चले। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में इनिशियली हम डेक्स्ट्रोस्टिक्स जो है उसकी मदद से मेजर करते हैं। डेक्स्ट्रोस्टिक्स की मदद से हम बच्चे के ब्लड ग्लूकोज से चेक करते हैं। कंफर्म जो लेबोरेटरी ग्लूकोज डिटर्मिनेशन है ना, वो रिक्वायर्ड होती है इससे पहले कि हम डायग्नोसिस बनाएं। ये तो इनिशियली हमने मेजर कर लिया डेक्स्ट्रोस्टिक्स से, लेकिन फिर हमें लैब मेजरमेंट से कंफर्म हो। ये डेक्स्ट्रोस्टिक्स जो है वो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप्स ही होती हैं, ठीक है, एक तरह की रैपिड सेमी क्वांटिटिव एस्टिमेशन हम करते हैं ब्लड शुगर की आउटसाइड द लैब सेटिंग, वरना जो है स्पेसिफिक जो है अच्छा लैब में ही करवाएंगे हाइपोग्लाइसीमिया के लिए लैब टेस्ट ब्लड ग्लूकोज। कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे डिफरेंशियल के साथ, ताकि हम सेप्सिस के लिए इवेल्युएट करने के लिए हम सीबीसी करवाएंगे, ठीक है, विथ डिफरेंशियल। अदर इन्वेस्टिगेशंस आर नीडेड इन अकॉर्डेंस विद द अदर डायग्नोसिस इन सस्पिशन, ठीक है। अगर हमें कोई और डायग्नोसिस ऑफ सस्पिशन लग रहा है तो हमने उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करवानी होंगी, जिस तरह हार्मोन लेवल, इंसुलिन, कीटोन, ये चीज़ें। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, याद रखें कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट ना किया गया तो CNS डैमेज हो सकता है, और दूसरा बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं बच्चों में।
मैनेजमेंट यही है कि एंटिसिपेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन इन्फेंट एट हाई रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मैनेजमेंट। जो हाई रिस्क पर है बच्चा, उसमें हमने प्रिवेंट करना है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने एंटिसिपेट करना है और हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है जिस बच्चे को रिस्क ज़्यादा है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया प्रेजेंट। 45 से कम है ब्लड ग्लूकोज बच्चे की, सिम्टम्स भी हाइपो वाले ये सारे अगर प्रेजेंट हैं इनमें से कोई, तो हमने बच्चे का सबसे पहले लैब के लिए, लैब कन्फर्मेशन के लिए थोड़ा सा ब्लड ड्रॉ करना है, निकालना है सैंपल। ठीक है, उसको D10W जो है, बोलस ऑफ D10W देंगे 2 ml पर kg के हिसाब से, और उसके बाद बोलस के बाद हम इन्फ्यूजन देंगे 6 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के रेट पे। यहाँ मैंने बताया नॉर्मल ग्लूकोज रिक्वायरमेंट 6 मिलीग्राम है, तो फिर पहले बोलस देंगे D10 का। D10W डेक्सट्रोज 10% इन वाटर होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने इन्फ्यूजन देना है 6 मिलीग्राम पर kg पर मिनट, तो 3.6 ml पर kg पर आवर हो गया इतने रेट पे। ठीक है, अब अगर परसिस्टेंट, अभी तक बच्चे को परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हम बाकी मेडिकेशंस भी देंगे अलोंग विथ ग्लूकोज इन्फ्यूजन, जिसमें एक तो ऑक्ट्रेओटाइड जिसका डोज है 5 से 20 माइक्रोग्राम पर kg पर डे, ये सबकुटेनियसली दिया जाएगा या आईवी में 6 to 8 आवरली डिवाइड करके हर 6-8 घंटों के बाद ऑक्ट्रेओटाइड, या दूसरी डायाजोक्साइड। डायाजोक्साइड जो है ये हाइपर इंसुलिनीमिया के केस में दिया जाता है, जब इंसुलिन बढ़ी हुई हो, ट्यूमर है या कोई और वजह, तो उसमें डायाजोक्साइड देते हैं, उसका 5 to 8 मिलीग्राम पर kg पर डे, 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में। और लास्ट ऑप्शन है, अगर कोई इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो उसमें हमने फिर सर्जरी करनी होगी, ट्यूमर को निकालना होगा। ठीक है, ये मैनेजमेंट है इसकी। बच्चे को सिम्टम्स भी हाइपोग्लाइसीमिया के, ग्लूकोज उसकी 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो इस हाइपोग्लाइसीमिया में पहले लैब के लिए सैंपल भेज दिया, डेक्सट्रोज 10% वाटर का जो है हमने बोलस दिया 2 ml पर kg के हिसाब से, फिर इन्फ्यूजन दिया 6 मिलीग्राम पर kg पर मिनट। फिर भी अगर परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया तो हम बच्चे को ऑक्ट्रेओटाइड देते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट वैसे हम कह रहे थे मोर देन 7 डेज़ अगर हो, और उसको हम ऑक्ट्रेओटाइड देंगे। ठीक है, 5 to 20 माइक्रोग्राम पर kg पर डे, सबकुटेनियस से आईवी में 6 to 8 आवरली एवरी डिवाइडेड डोजेस में, या डायाजोक्साइड देंगे हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से अगर हुआ है तो 5 to 8 मिलीग्राम पर kg पर डे, 2 to 3 डिवाइडेड डेज पर ओरल दिया जाता है ये डायाजोक्साइड। और लास्ट ऑप्शन सर्जरी होता है हाइपर इंसुलिनीमिया वाली हाइपोग्लाइसीमिया में। अच्छा, अक्यूट मैनेजमेंट में तो यही है कि अगर बच्चा होश में है तो हम फास्ट एक्टिंग कोई ग्लूकोज की सोर्स देते हैं, जैसे ग्लूकोज टैबलेट हो गई, फ्रूट जूस पिला देते हैं, होश में ना, कॉन्शियस है, शुगर स्वीटन सोडा, हार्ड कैंडी वगैरह। अनकॉन्शियस बच्चा है, सीजर्स है, या तो बच्चे को कोई भी चीज़ उसको मुंह में नहीं देनी, उसको हमने ग्लूकागोन का इंजेक्शन देना है, या आईवी में ये डेक्सट्रोज जो मैंने आपको बताया ग्लूकोज का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या है, अगर नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया है ना, तो उसमें हमने फ्रीक्वेंट फीडिंग ट्रीटमेंट पे फोकस करना है, फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाएंगे बच्चे को, आईवी डेक्सट्रोज देंगे अगर फीडिंग इनसफिशिएंट है। अगर कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया है तो रेगुलर मील्स मैनेज करेंगे, बेड टाइम स्नैक, ताकि ओवरनाइट फास्टिंग ना हो। अगर ये हाइपर इंसुलिनिज्म है जिस तरह मैंने आपको बताया, तो इसमें डायाजोक्साइड भी देते हैं, ट्यूमर है तो सर्जरी करेंगे। और लास्टली डाइटरी मैनेजमेंट की जाती है अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट विथ फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, ताकि ग्लूकोज ड्रॉप ना हो। प्रोग्नोसिस और प्रिवेंशन क्या है, प्रोग्नोसिस हाइपोग्लाइसीमिया की अच्छी है अगर थेरेपी जल्द की जाए, प्रॉम्प्ट। सीएनएस के सीक्वल, सीएनएस में क्या था, सीएनएस डैमेज हो जाता है और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। सीएनएस सीक्वल उन इन्फेंट्स में मिलता है जिनको नियोनेटल सीजर्स होते हैं साथ में हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, और उन नियोनेट्स में जिनको परसिस्टेंट हाइपर इंसुलिनिमिक हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उनमें सीएनएस का सीक्वल ज़्यादा है। ठीक है, इंसुलिन बढ़ने की वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया हुई है उनमें, और जिनको सीजर्स हो रहे हैं बच्चों को हाइपो की वजह से, तो उनमें सीएनएस सीक्वल देखा गया है। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो से अगला टॉपिक हाइपोकैल्सीमिया स्टार्ट करेंगे।